हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों एसएससी एमटीएस का एक और सेट में सॉल्व करने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा सेट है दोस्तों। ये 20 अक्टूबर को जो पेपर लिया गया था, 20 अक्टूबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ इक्वेशन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक्चुअली सेकेंड शिफ्ट का है, यहाँ पे ये फर्स्ट शिफ्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सेकेंड शिफ्ट है। एक और बात आप याद रखिए, इससे पहले मैंने एमटीएस का जितना सॉल्यूशन कराया है आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए हैं और इजी टाइप के हैं उनको अब मैं नहीं ले रहा हूं। अब जो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो होंगी या अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इनमें जो हर एक पेपर में पिछले पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, केवल एमटीएस जो एमटीएस का पेपर चल रहा था कंटिन्यू, उसमें जो बार बार रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कई सारे शिफ्टों में उस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज पुरानी वीडियो भी जाकर के देखिए, जो पहले मैंने एमटीएस का शिफ्ट सॉल्व कर रखा है उनको भी देखिए। सीएचएसएल का शिफ्ट मैंने सॉल्व कर रखा है, सीएचएसएल तो मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व कर रखा है, और सीजीएल भी आप उन्हें भी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, और जो लोग बोल रहे हैं कि 29 जनवरी वाला जो मेंस का पेपर है सीजीएल मेंस का, उसको सॉल्व कीजिए, तो उसके लिए आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए। मैं सोल्यूशन रेडी कर रहा हूँ, जल्द ही उसकी वीडियो भी आ जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और ये जो देख रहे हैं आप, यही सेम इंस्टाग्राम पर भी, आप इंस्टाग्राम पे हो तो इसी एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसी नाम से ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के बाद में प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो चलने के 10-15 मिनट बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब पहला सवाल है अपने पास, इन अ वीक द वेट्स ऑफ अ बैग ऑफ टी वर, ये आपको एक बैग का वजन दिया गया है, चाय के बैग का। ठीक है, और इसका रेंज पूछ रहा है कि रेंज बता दो, जिसको आप परास बोलते हैं। एक्चुअली में रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या डेटा, और माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो जो इसमें सबसे बड़ा है वो ले लो। देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 360 इज द लार्जेस्ट, और जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है वो आई थिंक 270 है। ठीक है, तो इनमें गैप कितने का है, 360 और माइनस 270, 60 और 30, 90 का गैप है, तो 90 अपना सही आंसर होगा, यानी कि ये सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मीडियन आ रहा है, मीन आ रहा है, आप देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे भी आ रहे हैं, तो इनको भी अब पढ़ के आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है, उसे किस प्रतिशत दशमलव के दो स्थानों तक सही, अच्छा किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे कि उसके व्यय का स्तर समान बना रहे। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि जो प्राइस है दोस्तों, प्राइस 30% इंक्रीज हो जाता है, और वो जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 12% अपना इंक्रीज कर पाता है। तो ये कह रहा है कि जो उसका कंजम्पशन है, ठीक है, उसको वो उसी लेवल पर मेंटेन रखने के लिए जितना पहले वो खर्च करता था, खपत सॉरी अपने व्यय को, यानी कि एक्सपेंडिचर के लेवल को मेंटेन करने के लिए कंजम्पशन को कितना कम करेगा, ये कह रहा है। ठीक है, देखो सीधी भाषा में एक बात समझिएगा, आपकी जो एक्सपेंडिचर होता है ये कैसे हम निकालते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, हिंदी में बोलें तो हम बोलेंगे कि जो खर्च होता है दोस्तों, खर्च होता है कीमत और इनटू मात्रा, कितनी मात्रा में आप खरीद रहे हैं और क्या रेट है उसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपने खर्च किया निकल गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चीनी का मूल्य है, प्राइस है, वो 30% बढ़ रहा है, ये प्राइस 30% बढ़ रहा है, यानी कि 130 हो गया। खर्च को वह 12% बढ़ाता है, एक्सपेंडिचर वो कितना कर देता है, 112। और ये कह रहा है कि कंजम्पशन में कमी बताओ, कि ये कंजम्पशन अगर x है तो इसमें कितना उसको कम करना चाहिए, परसेंटेज कमी कितनी होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 112/130, जिसको आप बोलेंगे कि ये 56/65 हो गया। तो बताओ पहले जो वैल्यू 65 थी वो अब 56 रह गई, तो कितना कम हो रहा है। बस आपको ये बताना है कि जो वैल्यू पहले 65 था वो अब 56 हो गया, तो कितना कम हुआ। तो आप बोलेंगे कि दोस्तों ये कमी जो आ रही है, ये 4 और 5 9 की कमी आ रही है। तो आप बोलोगे कि 9 की कमी आ रही है ओवरऑल कितने पे, 65 पर, और गुणा का 100, ये बता दो। तो ये आ जाएगा कितना आपका, 13×5 = 65, और ये 20×25 = 100, यानी कि 20×9 1, 9×2 = 18, वही बात है, 180/13 आ गया। डिवाइड करोगे तो ये 13 एक बार में 6 जीरो, तो 13 एक बार में
फिर 5 जीरो, तो 13 या 39, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। 13 से शुरू होने वाला यही है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना है आपको, और लाइक करने के बाद एक कमेंट भी करना है। ठीक है, बिना कमेंट किए क्या लिख दिया यार, बिना कमेंट किए आपको जाना नहीं है, कमेंट और लाइक करके ही जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और वीडियो पूरी देखिए, और इसमें से जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो या जो सही से क्लियर नहीं हो पहले से, उनको जरूर से लिख लीजिए रिवाइज करने के लिए। ठीक है, जब पेपर हो तो उससे कुछ दिन पहले आप इन क्वेश्चन की रिवाइज कीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कर दिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन चूंकि बहुत सारा ऑलरेडी मैंने करा रखा है, एमटीएस के ही शिफ्ट में कई सारे शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपके लिए अब होमवर्क हो गया। और इसका जो आंसर है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। सही आंसर क्या आएगा ये आपको कमेंट करना है, और आपने कितना टाइम लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम भी साथ में लिख करके कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 रुपए का उधार लिया, ऋण लिया यानी कि। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि ब्याज की दर जो है वो 12.5% है, वार्षिक है, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी कि वो कंपाउंडेड एनुअली है। तो 2 वर्षों के अंत में यदि उसने इतने रुपए और अपना स्कूटर दे करके ऋण को चुका दिया, तो स्कूटर का मूल्य बताइए कितना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा कि आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट क्या हुआ ना। उसके बाद उसमें से ये पैसा तो इसने कैश में दिया है, ये कैश वाला अगर माइनस कर देंगे तो स्कूटर की प्राइस बच जाएगी। तो देखो अगर अमाउंट की बात करें तो आप बोलोगे कि पहले उसने 1,32,000 रुपए का ऋण लिया था, और जो इंटरेस्ट है वो है 12.5%, जिसको आप 1/8 बोलते हो। 1/8 का मतलब है कि 8 रुपए उधार होंगे तो उस पर 1 रुपए एक्स्ट्रा बनेंगे, यानी कि 1 साल बाद ये 9/8 बनेगा, और 2 साल की बात है तो 2 बार हम 9/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक बार 8 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8 से इसको काट देते हैं। 8 एक बार में 5 2, तो 8 छक्के 48 और 8 पचे 40, ये आ रहा है। ठीक है, 165 और 00 अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली 91 से 81 से करना तो मुश्किल होगा, तो 2 बार 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। एक बार इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 0 0 और 9 पचे 45 और हासिल 4 और 16 नवा 144, और फिर कितना बना था 5, तो ये 148 आ गया। इसको एक बार और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 8 से डिवाइड कर लेंगे। एक बार और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 पचे 45, ये 00 भी रहेगा। ठीक है, और 4 9 8 72 और 4 76 और हासिल 7 और 14 नवा 126 और 7 133 और अपॉन 8 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं अब कि ये कितना बनेगा। देखो अगर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 16 8 128, यानी कि 16 टाइम्स कटेगा, और आपके पास बचेगा कितना, तो आप बोलोगे 3 और 2 5, तो ये 8 सत्ते 56 पूरा ही कट गया। फिर आएगा 0 और 8 छक्के 48, एक मिनट, 8 सत्ते 56, 0 8 छक्के 48, 2 0, तो फिर 8 दूना 16, और पॉइंट फिर आपका आएगा कितना 4, तो 8 पर 40, इतना बन रहा है। अब देखो इतना उसको अमाउंट चुकता करना था, लेकिन उसमें से ये उसने कैश दे दिया, और बाकी जो बचा है वो स्कूटर को देकर के चुका दिया उसने। तो स्कूटर की प्राइस कितनी होगी, इसमें से कैश अमाउंट माइनस कर दो। कैश जितना दिया उतना दिया, और जो बचा था वो उसके बदले में स्कूटर दिया है, तो जो बच जाएगा वही तो स्कूटर की प्राइस होगी। तो इसमें से माइनस कर दो कितना, 10706.2.5। तो ये सीधा दिख रहा है आपको, ये सारे तो सेम ही है, तो यहाँ 0 0 0 ही आएगा और 1 6 आएगा। तो 60,000 कीमत थी इसका मतलब स्कूटर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है सिंप्लीफिकेशन की, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक अकेला टर्म है, ये अलग टर्म है, इसको पहले देखते हैं कि क्या बनेगा। तो अगर इसकी बात करें केवल ये ब्रैकेट वाली की, तो ये 13 दूना 26 और 21 कितना बनेगा, 47/10 बन गया। अब इनको एक साथ मर्ज करेंगे तो ये है अपने पास 7/10। इस डिवाइड को हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5/7, और ऑफ है तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी 10 बाई कितना हो जाएगा 47। तो ये आपका 7 से 7 कैंसिल होगा, और ये 10 से 10, तो ये 5/47 आ जाएगा। और प्लस ये कितना आएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 10 से 10 कट गया, और 1 में से 6 को अगर आप माइनस करते हो तो ये -5/47 आएगा। ये दोनों तो सेम ही आ गया, इसका मतलब ये 0 आएगा आंसर, फिर पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है अपने पास, कह रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स in the same direction at 44 km per hour and 32 km per hour. The faster train passes the other train in 72 seconds. What is the length of each train?
ये कह रहा है कि हर एक ट्रेन की लेंथ बताइए कितनी है, और दोनों ट्रेन जो है वो सेम लेंथ की है। अगर सेम लेंथ की है तो देखो आपको पता होगा कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ट्रेन की लेंथ के बराबर। और अगर दो ट्रेन है तो दोनों की लेंथ को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों ट्रेन की लेंथ को हम मान लेते हैं कि 2x होगा टोटल, दोनों का x मैंने मान लिया, हर एक ट्रेन की लेंथ को हमने x मान लिया, तो टोटल 2x हो गया, ये मीटर में है। अब देखो अगर आप डिस्टेंस लिखोगे तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितना है तो आप बोलोगे कि ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इन दोनों को माइनस कर लो। माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 और 4 12, इसको 5/18 से गुना कर लेते हैं कि ये मीटर पर सेकंड बन जाए। और टाइम कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे टाइम है 72 सेकंड। यही है, तो ये 18 चौके 72, यानी कि ये आ गया 5 चौके 20, तो 12 गुना 24, 240 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो दोनों कितने कितने के हुए, 120 120 के, ठीक है, तो 120 अपना आंसर होगा। या तो आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो 2x है डिस्टेंस, ये एक्चुअली में 240 के बराबर है, तो x की वैल्यू 120। अगला सवाल देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हवाई जहाज 190 की स्पीड से चल रहा है, तो वह 7 घंटे में एक डिस्टेंस को कवर कर लेता है। यदि सेम डिस्टेंस को उसे इतने टाइम में कवर करना हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखो अगर डिस्टेंस सेम है तो आप कहोगे कि टाइम का, अगर हमें मालूम है कि पहले टाइम 7 घंटे लगते थे और अब लगेंगे 4 चौके 16 और 3 19/4 घंटे। अगर ये टाइम का रेशियो है दोस्तों तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा, दिस इज 19/4 और रेशियो 7, जिसको आप बोल सकते हो 19:28 हो गया, ठीक है। यानी कि पहले अगर आप कहोगे कि फर्स्ट केस में स्पीड अगर कितनी थी 19, तो अब के केस में सेकंड केस में स्पीड कितना होना चाहिए, 28, और 28 से कटने वाला ये है, तो यही आंसर होगा। आगे आप चेक भी कर सकते हो कि देखो स्पीड कितना बढ़ाना पड़ रहा है, या पहले का स्पीड हमें मालूम है ना, पहले का स्पीड तो मालूम ही है, पहले का स्पीड हमारे हिसाब से 19 है, लेकिन क्वेश्चन में ये 190 था, 10 गुना है तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, दिस इज 280। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2036 एंड 233 लिविंग रिमाइंडर्स 12 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। अच्छा देखो अगर इन दोनों को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 12 और 13 बचना चाहिए। इसका मतलब कि 12 और 13 को अगर हम पहले ही माइनस कर दें तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो बेसिक जो इसमें सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वो यही है कि हम क्या करें, इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लें। ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने के लिए देखो ये नंबर छोटा लग रहा है ना, तो हम इस पे काम करते हैं, जो सेकंड वाला नंबर है ये छोटा है। कह रहा है कि अगर इसमें से 13 माइनस कर दें तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, -13 कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अब देख लो इसमें से कौन सा नंबर 220 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। देखो जो नंबर 11 को डिवाइड करेगा वही 220 को भी डिवाइड करेगा, तो ये आंसर हुआ ऑप्शन डी, यही 220 को डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई करेगा ही नहीं। चलो बाकी आप इसको तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उससे बेहतर है कि आप ऐसे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक की 8 प्रतियां यानी कि 8 कॉपियां, 8 कॉपीज एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती है, और उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान अगर किया जाए तो उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती हैं, यानी कि 10 कॉपीज आपको मिल सकते हैं। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना मिला। अब ध्यान से बात समझिए, देखो जितना पैसा आप 1 साल बाद दोगे, अगर आप देखो यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आप 8 पुस्तकें लेते हो और पैसा अगर 1 वर्ष बाद देते हो, ठीक है, 1 वर्ष बाद आप पैसा चुकाते हो, तो मान लो आपने कुछ रुपए दिए, यहाँ पर 100 रुपए या कुछ भी मान लो। अब ये कह रहा है कि ये पैसे अगर अभी आप दे दें, आज के ही आज, यानी कि कैश आप अभी इसको पेमेंट कर दें 100 रुपए, तो आपको जो पुस्तक मिलेंगे वो 10 पुस्तक मिलेंगे। बात समझ रहे हो, 10 पुस्तक मिलेंगे, यानी कि 10 बुक्स आपको मिल जाएंगे सेम टाइप की, अगर अभी आप पेमेंट करते हो तो। और अगर आप आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करोगे तो आपको अभी 8 ही पुस्तक मिलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ। अब बताओ अगर आप पैसा सेम दे रहे हो, ध्यान से बात समझना क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ। देखो पहले केस में भी हम जितना पैसा दे रहे हैं उतना ही पैसा हम दूसरे केस में भी दे रहे हैं, लेकिन पहले केस में हमें 8 ही पुस्तक मिल रहे हैं और अभी 10 पुस्तक मिल रहे हैं, तो जो 2 बुक जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वही जो 2 बुक है वही उसके लिए इंटरेस्ट है। अगर आप आज उसको पैसा नहीं दोगे तो होगा क्या कि देखो वो आपको 8 पुस्तक दे देगा, 8 बुक्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और साल के अंत में आपसे कीमत कितने पुस्तक का लेगा, 10 पुस्तक का कीमत ले लिया, तो जो उसको इंटरेस्ट मिला वो यही 2 पुस्तक तो उसके पास बचा, यही तो उसका फायदा है और यही इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, आप बोलोगे कि देखो 2 पुस्तक उसको फायदा हो रहा है कितने पे, 8 पे, और इंटू का 100, तो ये 2 4 जा 8 और 4 से इसको काटोगे 25, यानी कि 25% इज द आंसर।
है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1:2 and that of their expenditure is 2:3. If 80% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of savings of A and B? अच्छा देखो, इसमें एक बात इसने कहा है कि जो 80% बी का एक्सपेंडिचर का जो 80% आएगा वो ए के इनकम के बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि देखो इनकी इनकम का रेशियो यही रहने दो, एक्सपेंडिचर के रेशियो को मैं मान लेता हूं 20 और 30। ए का एक्सपेंडिचर 20 है तो बी का एक्सपेंडिचर 30 है। अब ये कह रहा है कि देखो बी का ये एक्सपेंडिचर का 80%, तो 30 का 80% कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 24। ये एक्चुअली में ए के इनकम के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, ए के इनकम के बराबर है। अब अगर ए का इनकम दोस्तों 24 है तो इस रेशियो में ए के इनकम को 24 बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे ए रेशियो बी इनकम का जो रेशियो था वो 1:2 था, लेकिन अगर ए को 24 बनाना है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 24 से। तो ये ए का 24 बन जाएगा और बी का कितना बन जाएगा, 24 2 जा 48। बी के लिए इनकम कितना बन गया, 48। ये एक्चुअली में इनकम का रेशियो है। और अगर इसमें से एक्सपेंडिचर वाला माइनस कर लें तो सेविंग का रेशियो बच जाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो हमने कितना मान रखा था, 20 और 30, तो ये अपने पास खर्च का अनुपात हो गया 20 और 30। इनको माइनस कर दो तो सेविंग का रेशियो बच जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 रेशियो, ये कितना आएगा अपने पास 18। 2 से काट दो तो ये 2:9 आएगा, यानी कि ये अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा मजा आया, कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड वाज 5:2। इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स हैज बीन 14 मोर देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स टू दोज हु फेल्ड would have been 4:3 the number of candidates who appeared in the examination। अच्छा देखो, ये पहले केस में कह रहा है, ध्यान देना, मैं पास और फेल का रेशियो लिख रहा हूं। फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि पास कितने हैं भाई, पास और फेल का रेशियो है वो कितना है अपने पास, 5 और 2 का अनुपात है। अब ये कह रहा है कि बाद में ये जो रेशियो हो रहा है वो कितना बन जा रहा है, 4 और 3 का बन रहा है, लेकिन कब, जब फेल वालों की संख्या हम 14 बढ़ा देते हैं। जो फेल होने वाले कैंडिडेट हैं उनका अगर संख्या 14 एक्स्ट्रा होता, यानी कि वो और 14 होते, तो ऐसे केस में जो पास और फेल का रेशियो बनता वो कितना बनता, तो आप बोलेंगे कि वो 4 और 3 का बनता। ठीक है, अब देखो एक और बात कि अगर ये केवल फेल वाले को बढ़ा रहा है, इसका मतलब पास वाले सेम रहने चाहिए। इसने कहा क्वेश्चन में क्या दिया भाई इन्होंने कि फेल कैंडिडेट को हम 14 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो फेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या अगर 14 ज्यादा होती, इसका मतलब कि पास वाले को हमें सेम बनाना पड़ेगा। पास वाला कैंडिडेट तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो पास वाले कैंडिडेट की नंबर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि केवल बढ़ाना किसे है, जो फेल हो रहे हैं उनको 14 बढ़ाना है, पास वाले को बराबर रखना है। इसमें पास वाले के बारे में दिया नहीं, तो हम पास वाले को सेम कर लेते हैं। देखो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से, तो ये सेम रह जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन जाएगा, 5 चौके 20, ये पास वाला है, और ये 4 दूना 8, ये फेल वाला है। इधर 5 से गुना करेंगे तो ये भी 20 और ये 5 दिया 15। अब देखो फेल वाला कितना बढ़ रहा है, आप बोलेंगे कि 7 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना बढ़ रहा था, 14। फेल वाला हमारे यहाँ 7 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 14 बढ़ा था, यानी कि 1 का मान 2 यूनिट के बराबर है। और हमसे क्या पूछा था, हमसे बोला गया था कि परीक्षा में शामिल होने वाले की संख्या बताओ कि कितने अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में, कितने स्टूडेंट्स। तो टोटल अपीयर्ड यानी कि पास और फेल मिलाकर ही टोटल पता चलेगा कितने अपीयर्ड हुए थे। तो पास और फेल को अगर हम ऐड कर लें तो 20 और 8 28 का मतलब बताना है। तो 1 का मान 2 है, तो 28 का मान कितना आएगा, 56। यानी कि आंसर तो 56 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, 56 नहीं है इसका, 56 भाई होना तो चाहिए था। अच्छा देखो 1 मिनट, हम वेरीफाई कर लेते हैं फिर आंसर को, क्या ये सही है कि नहीं। एक बार तो मैं देख लूं भाई कि पेपर में एसएससी वालों ने क्या आंसर दिया है, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखो, पेपर में जो एसएससी का आंसर की है उसमें इसका आंसर 98 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही दिया गया है, ये वाला। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। एक बार मैं वेरीफाई करके भी आपको दिखा देता हूँ कि देखो, अगर हम ये मान लें कि टोटल जो कैंडिडेट्स थे, टोटल स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे हिसाब से 56 आ रहे हैं, तो लेट से कि ये 56 थे। फिर हम रेशियो चेक कर लेंगे कि 14 बढ़ाने से बाद में क्या रेशियो 4:3 बनेगा कि नहीं, 4:3 आ रहा है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि देखो पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में जो पास और फेल थे ये किस रेशियो में थे, तो आप बोलेंगे 5:2 में थे। यानी कि टोटल वैल्यू हमारे हिसाब से 7 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 56 है, 8 टाइम्स है ना,
तो ये भी 8 टाइम्स होगा, यानी कि ये 40 था, पास वाले 40 थे और फेल वाले कितने थे, 8 दूना 16, फेल वाले 16 थे। अब ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि जो फेल वाले हैं वो अगर 14 ज्यादा होते हैं, यानी कि पास वाले के बारे में नहीं कहा तो ये तो 40 ही रहेंगे, फेल वाले 14 ज्यादा होते यानी कि 14 हम इनको बढ़ा देते तो ये कितने बन जाते, 30। तो अब रेशियो हम चेक कर लेते हैं कि क्या रेशियो इसका क्वेश्चन के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये 4:3 आ रहा है और क्वेश्चन में भी बोला है कि बाद में 4:3 होना है और हमारे हिसाब से 4:3 तो हो गया। इसका मतलब कि 56 तो बिल्कुल सही बैठ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब एक बार मैं 98 को भी चेक करके दिखा देता हूं कि क्या 98 के अकॉर्डिंग आंसर बन पाएगा। देखो अगर 98 की बात करें कि टोटल अगर ये 98 होता तो आप बोलते कि देखो ये 7 है टोटल और 7 की वैल्यू 98 है, यानी कि ये 14 टाइम्स है। तो पास होने वाले कितने होते, देखो भाई ये 14 टाइम्स है ना, तो 14 25 70 पास थे और फेल वाले कितने थे, तो आप बोलेंगे फेल वाले कितने थे भाई, 14 दूना 28। ठीक है, टोटल 98 हो जाएंगे। अब पास वालों को तो सेम ही रखना है, यानी कि ये 70 ही रखना है और फेल वालों को 14 बढ़ा देना है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 14 तिया 42 बन जाएगा। अब रेशियो चेक कर लो, तो आप बोलोगे कि ये 7 छक 42, रेशियो चेक कर रहे हैं तो ये 6 और 10 आ रहा है और अभी एक बार और 2 से काट दें तो ये 5:3 आ रहा है, यानी कि यहाँ 5:3 बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो 4:3 ही है, तो अगर यहाँ 5:3 दिया होता तब 98 हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ 4:3 है तो इसका 56 ही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% टेक 15 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज द नंबर ऑफ आवर्स। ये तो M1 D1 H1 वाले पे आ गया है, आई थिंक आप बना लोगे, इसको भी आप कमेंट कर देना, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। आपको कमेंट में आंसर कमेंट करना है कि कितना आएगा। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ विच 70% आर गर्ल्स अदर आर बॉयज। द एवर ऑफ गर्ल्स इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 57, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। अब देखिए डायरेक्ट एलिगेशन यूज कर लेते हैं हम, आप एलिगेशन यूज कर सकते हो या यहाँ पर वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हो। एलिगेशन में आप बोलोगे कि देखो लड़कियों का जो औसत स्कोर है वो लड़कों से 20% ज्यादा है, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स। देखो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि बॉयज को अगर आप 5x मानोगे तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 6x। यही बात होगा ना, 20% का मतलब 1/5, यानी कि लड़कों का अगर 5 है तो लड़कियों का उस पर 1 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 6x बनेगा। और ओवरऑल सबका मिलाकर कितना स्कोर है भाई, 57। तो जो मिडिल वैल्यू आपकी आएगी वो 57 आएगी। ठीक है, माइनस करके नीचे इनके नंबर का रेशियो बनता है, तो नंबर देखो 70% तो गर्ल्स हैं, 70% गर्ल्स हैं, यानी कि 70 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने बचे, 30। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 10 का, यानी कि बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स कितने हो गए, 10। रेशियो हमने डायरेक्ट यहां से ले लिया कि देखो भाई अगर 70% गर्ल्स हैं तो 30% बॉयज होंगे और 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो रेशियो उनका कितना आ जाएगा, 3 और 10 का। अब आपको पता है कि ये जो बीच वाली वैल्यू है, मिडिल वैल्यू 57, ये कैसे निकलता है, 57 की जो वैल्यू होती है एक्चुअली में वो इनका प्रोडक्ट और प्लस इनका प्रोडक्ट और अपॉन इनका सम, यही आता है। वेटेड एवरेज में लगा रहा हूं यहां से। तो आप बोले कि देखो ये कितना बन गया दोस्त, 5x और इंटू का 3, 5 यहाँ 15x और ये 6 और इंटू 10 60x, तो 60 और 15 कितना हो गया, 75। कुछ गलत हमने लिख दिया क्या, 60, अच्छा एक मिनट, ये 7 आएगा ना, 7, 70 था ना, तो ये 7 आएगा एक्चुअली में, 7:3। तो ये 7 छक 42 और 5 यहाँ 15, ये तो 57x ही आ गया और अपॉन 10। तो इससे अगर हम इसको काट दें दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 5x की। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 50, यानी कि ये अपना आंसर है। ठीक है, बॉयज वाला हमें चाहिए था 5x की वैल्यू। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 19.5 मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम इसका 39 है, तो रेडियस क्या होगा। देखो डायरेक्ट हम डिवाइड ही कर देते हैं, अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो ये होता है πr²h, और वो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सरफेस एरिया ये होता है 2πr और इंटू एच। ये हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 39 था तो ये 39 हो जाएगा और ये 19.2 है। अब आप देखो कि अगर आप कैंसिल आउट करो तो देखो पाई आर और एच से ये एच कट जाएगा, एक आर कटेगा और ये पाई कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 2 जा 4, 4 इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि ए अकेले 10 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए और बी
उस काम के लिए 42,000 रुपए में करने के लिए रेडी हुए हैं। अब कह रहा है कि सी की मदद से उन्होंने काम को 5 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी को कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है, सी की उसमें से शेयर कितना हुआ ये बताना है। देखो ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था दोस्तों 15 दिन में, एक मिनट, ये 15 है एक्चुअली, बी 15 दिन में कर रहा था, और ए बी और सी तीनों ने मिलकर उसे 5 दिन में ही निपटा दिया। तो सी की अगर एफिशिएंसी हम निकालें तो कितना निकलेगा, देखिए देखिए अब इनका जो टोटल बनेगा वो कितना बन जाएगा, एलसीएम 30 बन जाएगा, तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2 और ये 6 बनेगा। अब सी के लिए कितना बनेगा 1, कैसे देखो, अगर हम ए और बी का टोटल देखते हैं तो ये टोटल 5 है, लेकिन ए बी सी का टोटल 6 है, तो इसमें से अगर इस 5 को हम माइनस कर दें, यानी कि ए बी सी में से बी को और ए को माइनस कर दें, तो सी के लिए कितना बचेगा 1। 6 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो 1 आ गया। अब देखो जब तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो 6 के लिए पैसे कितने मिलने थे 42,000, तो एक के लिए कितने मिलेंगे दोस्तों, एक के लिए मिलेंगे 7,000, और एक एफिशिएंसी किसकी थी, सी की, यानी कि सी को 7,000 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, जब वर्क सेम रहता है तो हम एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसे को डिवाइड कर देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि एक परिवार का जो औसत मासिक खर्च है वो वर्ष के पहले 3 महीनों के लिए 10,000 था, अगले 4 महीनों में वह 12,500 हो गया और अंतिम 5 महीनों में वह 13,500 हो गया है। यदि वर्ष के दौरान परिवार की कुल बचत जो है वो 32,500 है, तो औसत मासिक आय बताइए। देखो एवरेज अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो पहले आप ये निकाल लो कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, या चलो हम यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज पर ही आते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल इनकम होता कितना होगा। अच्छा देखो टोटल अगर इनकम आपको लिखना है तो आपको भी पता है कि टोटल इनकम एक्चुअली में किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल खर्च और प्लस टोटल बचत के बराबर में, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्लस टोटल सेविंग, ये मिला करके टोटल इनकम बन जाएगा। अब देखो टोटल अगर खर्च की बात करेंगे तो आप कहोगे कि देखो पहले भाई 3 महीने तक इसने 10,000 रुपए खर्च किए, यानी कि 30,000 रुपए तो यहीं पे खर्च हो गए। अगले 4 महीने तक उसने 12,500 रुपए हर एक महीने में खर्च किए, तो 4 महीने में वो 50,000 रुपए खर्च कर देगा, और लास्ट के 5 महीने में उसने 13,500 रुपए खर्च किए, यानी कि 13 पचे 65 और 5 पचे 25, यानी कि 67500 67,500 रुपए उसने खर्च किया। ये टोटल खर्च हो गया, और इसके अलावे उसने 32,500 रुपए बचाया भी है, तो वो भी इसमें मिला देते हैं, तभी तो टोटल इनकम पता चलेगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक तो केवल खर्च खर्च का हो गया, और उसमें हम सेविंग भी मिला दें तो टोटल इनकम पता चल जाएगा। अब टोटल इनकम कितना हुआ आप इनको ऐड कर लो। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो लास्ट में 3 जीरो तो सब में है, नहीं 3 जीरो नहीं 2 ही जीरो है, तो 2 जीरो तो आना ही आना है। बाकी आप यहां से जोड़ लो, ये 5 और 5 10, 10 का जीरो हासिल 1 आ जाएगा, और फिर 2 और 7 9, और ये भी कट गया, 1 10 का जीरो हासिल 1, तो 6 3 9 5 14 और 3 17 18 आएगा। ये 12 महीने में देखो अगर 18,000 का टोटल भाई कमाई है, तो हर एक महीने का कितना हो गया, आप क्या करोगे 18,000 को, सॉरी 18,000 नहीं है 1,80,000 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 से काटोगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15,000 का महीना उसकी कमाई है, 15,000 पर मंथ, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/6 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंटेज। अच्छा देखो अगर ये कॉस्ट प्राइस का 7/6 टाइम्स है, तो हम ये बोलेंगे कि एस पी इज 7/6 टाइम्स ऑफ किसका भाई, कॉस्ट प्राइस का, तो यहाँ से एस पी अपॉन सी पी कितना आ जाएगा 7/6। इसका मतलब 6 में खरीदा तो 7 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हो गया किस पे, 6 पे। 1/6 का मतलब क्या होता है 16.67%, ये क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, और सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी बतानी है। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका, तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे 4 दूना 8 और 3 11/4 आएगा, तो एक्चुअली में इस 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/11 हो जाएगा। ठीक है, और 4/11 तो 11 में से 4 जाएगा, तो यहाँ तक वैल्यू आपके पास आ गया, 11 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 7/11। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू 7/11 बची। अब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22/7 आ जाएगा, और फिर ये 1 तो 22 और 7 ये कितना आ जाएगा 29/7 बेसिकली। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आई अपनी पूरी, ये एक मिनट, ये पूरी वैल्यू ये कितनी आ गई, दैट इज 29/7।
अब पूरी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, ये था 4 और माइनस ऊपर 2 है तो ये चेंज होगा जब, तो 7 ऊपर जाएगा, 7 दूना 14 बटा कितना आ गया 29। 29 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 120 में से 4 माइनस कर लो तो 116 में से 14 जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेसिकली आपकी 102 और बटा 29 आ रहा है। अब अगर ये 102 बटा 29 आ रहा है तो इस टर्म को भी अब इसमें मिला लो। तो एक बार आप ध्यान से जरा समझिए, मैं इंग्लिश वाले में से आपको देखकर बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आया है, आप समझिए। देखो ये पूरा जो टर्म है ये वाला, ये अपना आया है 102 और बटा 29, ठीक है। और इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई लिखते हो तो ये कितना बनेगा, 12 और 5 17 बटा 12, और गुना में ये भी चेंज हो जाएगा एक्चुअली में 145/72 क्योंकि ऑफ है। और माइनस ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 5 से 6 बार में 6 4 10 में से 1 जाएगा, ये 9 आएगा। इनको आप कैंसिल आउट कर लो। अगर इनको आप कैंसिल आउट करना चाहोगे तो आप देखोगे कि ये कट जाएगा, देखो 17 बटा 12, एक्चुअली ये भी चेंज होगा ना, ये भी चेंज होगा, 12 ऊपर आएगा, तो ये आपका 12 बटा 17 आना था। अब अगर आप कैंसिल करोगे तो आप बोलोगे कि देखो 12 से 12 छक 72, और 6 और 17 से 102 कट जाएगा, और 29 से 5 बार में कटेगा, तो ये आ गया 5 माइनस का 9 यानी कि -4 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है अपने पास कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इच अदर and the length of their common chord is 16 centimeter. What is the distance between their centers? देखो एक्चुअली में ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि ज्योमेट्री का इक्वेशन इससे पहले मिला भी था, मैंने कितनी सारी शिफ्टें सॉल्व करा दी, लेकिन ज्योमेट्री न के बराबर में आया, बहुत कम, मतलब आप बोलो कि 1% भी अभी ज्योमेट्री का इक्वेशन मुझे नहीं मिला था। ये मुझे लगता है पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा जो ज्योमेट्री से पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री आया ही नहीं है एमटीएस में, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आए हैं, अब ये तो ज्योमेट्री का ही है, इसको मेंसुरेशन का आप नहीं बोलोगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन तो आए हैं नो डाउट, ठीक है। ट्रिगो के क्वेश्चन नहीं है, एल्जेब्रा के क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं, ठीक है। और बाकी आप देखोगे कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन पहली बार मिल गया, तो ये भी आ ही सकता है। चलो मैं एक आपको बेसिक डायग्राम बना के बताता हूँ कि क्या है यहाँ पर, किस तरह का क्वेश्चन है। एक मिनट, ये ऐसा कुछ रोल है अपने पास, और इसमें ये कह रहा है कि जो इनका कॉमन कॉर्ड है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जो कॉर्ड बनेगी जो दोनों के लिए जीवा बनेगी वो ये है, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है बेसिकली, तो ये भी मैं मिला ही देता हूँ। चलिए अब बात समझिए क्या क्या था। देखिए इसमें ये है कॉमन कॉर्ड इनका ए बी, लेट से जो इसमें इन्होंने दिया है कि जो कॉमन जीवा होगी दोनों के लिए वो क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा 16। अगर ये 16 है तो आपको पता है कि ये 8 8 बनेगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर यहाँ पर कट होता है कॉमन कॉर्ड, ये भी पता होना चाहिए। और ये मान लो इसका सेंटर है O1 और इसका सेंटर है O2, ये मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस आपको मालूम है कि पहले की रेडियस 10 है और दूसरे की रेडियस कितनी है 12। अब बस हमें O1 और O2 की वैल्यू बतानी है कि O1 O2 क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट से अगर इसका नाम मैं रख दूं दोस्तों कि ये अपना P है, तो पहले O1 P का मान अगर आपसे पूछें तो आप बोलोगे कि ये ट्रिपलेट की बारी है। देखो अब ये 10 है और ये कितना है 8 है, ठीक है। तो ये 3 4 5 पे सेट हो रहा है, 5 का डबल है और एक 4 का डबल है, तो एक 3 का डबल आएगा, यानी कि ये वैल्यू 6। यहाँ की बात करें तो ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 12 का स्क्वायर 144, और उसमें से 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 80। 80 को आप बोलोगे 16 25 80 यानी कि 4 रूट 5। तो टोटल O1 O2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 और प्लस 4 रूट 5, ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, x के जगह पर आपको 1 पुट करना है, y के जगह पर 2 और z के जगह पर 3। जब रेशियो गिवन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट आप x y z की जगह पर उसकी रेशियो वाली वैल्यू रख लो। अगर आप x के जगह पर 1 पुट करते हो, y के जगह पर 2 और z की जगह पर 3 पुट करते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये शायद आंसर है इसका, ऑप्शन डी, आप चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कह रहा है आपका द एरिया ऑफ ट्रेपेजम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 19 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 मीटर। अच्छा देखो, जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 15, ये तो हाइट हो गया, हाइट हो गया 15 सेंटीमीटर, और पैरेलल साइड्स आपको दे ही रखा है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि P1 प्लस P2 लेट से, और इंटू हाइट, यही होता है। तो ये 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा
तो आप बोलोगे कि अगर 5 मिला दें तो ये 30 हो जाएगा और उधर 14 बन जाएगा, दिस इज 44 और इंटू का 15। तो ये 2 से काटोगे 22 और ये 15 दूना 30, 330 आ जाएगा, यानी कि ये अपना सही आंसर है। इजी क्वेश्चन। ये आ गया आज का आखिरी सवाल। कह रहा है कि ए एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बी को बेच देता है और बी 9% के लॉस पर सी को बेच देता है और सी इसके लिए 15,288 रुपए का भुगतान करता है, तो ए द्वारा इस वस्तु को किस मूल्य में खरीदा गया था। देखो उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यानी कि हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है और सी की वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये 15,288 था। एक बार 9% का लॉस हुआ है तो ये 100/91 बनेगा। 9% का लॉस तो 100 में से 9 माइनस कर दो। एक बार 12% का प्रॉफिट है तो ये कितना बनेगा, 100 और अपॉन 112। देखो अब डायरेक्ट मैं डीएस अप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा कैलकुलेशन ना हो इसके लिए। अगर आप डीएस अप्लाई करना चाहें तो आप ये कहोगे कि देखो भाई इसका जो डीएस बन रहा है ये 9 और 1 10 है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है डीएस में, क्योंकि ये 10 ऑलरेडी है और ये 2 3 और 1 4 है, तो ऊपर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तब जाके डीएस फिट बैठेगा। इसका डीएस देखो इसका कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 और 1 9 को तो लेंगे नहीं, 5 2 7 और 8 15, यानी कि ये 6 बन गया। तो 7 6 42, 42 का डीएस 4 और 2 6 आएगा। तो आंसर वो होगा जिसमें डीएस 6 बने। ये देखो कितना है, 5 4 9 2 1 3 बन रहा है, नहीं बना। 8 और 1 9, इसमें 6 बन रहा है, ये हो सकता है। ये 6 और 1 7 बन गया, 5 और 1 6, ये भी हो सकता है। अब इस दोनों में सही आंसर कौन सा होगा, तो आप देखो आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हो कि यहाँ ये 100 है और ये 100 है। अब देखो इसमें नीचे 91 था और इसमें नीचे 112 था, तो बताओ कि क्या ये दोनों इस 100 को काट पाएंगे। यानी कि इस 100 में जो 5 है इसमें 2 बार 5 होगा ना, यानी कि 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 25 और 25 ये कैंसिल आउट होंगे इसमें, तो आप बोलोगे कि इस दोनों 100 को छोड़कर, देखो जरा ध्यान से बात समझना मेरा, ये जो दोनों 100 था एक्चुअली, इस 100 को और इस 100 को छोड़कर, और इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 5 आता हो कि ये 5 कटे। यानी कि ये 25 और 25 कभी नहीं कटेंगे, यानी कि आंसर दोनों 25 का मल्टीपल होगा, यानी कि आंसर में 4 बार 5 आएगा। आप चेक कर सकते हो किसमें 4 बार 5 है, इसमें तो है ही नहीं। ये एक ही बार 25 से कटेगा क्योंकि 2 जीरो है, उसके बाद 25 से वापस कटेगा ही नहीं। ये कट जाएगा, देखो 2 जीरो तक 25 से कटेगा, फिर 150 25 चेक 150, ये 25 से वापस कट जाएगा, तो डी अपना आंसर है। बाकी आप जनरली कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आखिरी सवाल था। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट जरूर करना और लाइक भी करके जाना।